बीरबल का गुप्तचर एक विस्तृत कहानी प्रस्तावना। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में अद्वितीय था। लेकिन उन सब में बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति न केवल मुगल साम्राज्य में बल्कि दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। यही प्रसिद्धि कुछ लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण भी बन गई। यह कहानी है बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता की, जब उन्हें न केवल एक बल्कि 11 चालाक जासूसों की चुनौती का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उन्हें हराने और अकबर की नजरों में गिराने की कसम खाई थी। अध्याय 1। षड्यंत्र की आहट। दिल्ली की एक अंधेरी रात में, जब शहर गहरी नींद में सो रहा था, साम्राज्य की सीमाओं के बाहर एक पुरानी वीरान सराय में 11 लोग एक गुप्त बैठक के लिए एकत्र हुए। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे अपने अपने क्षेत्रों के माहिर थे। कोई विदेशी शासक का भेजा हुआ गुप्तचर था, कोई भेष बदलने में माहिर कलाकार, कोई चालाक व्यापारी, तो कोई पराजित राज्य का अपमानित सैनिक। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, बीरबल को नीचा दिखाना। इस षड्यंत्र का सरगना शातिरमस्त नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति था। वह कभी अकबर के दरबार का एक अमीर दरबारी हुआ करता था, लेकिन अपनी धूर्तता और भ्रष्ट आचरण के कारण बीरबल ने उसे सबके सामने बेनकाब कर दिया था। इस अपमान की आग उसके सीने में वर्षों से जल रही थी। उसने कसम खाई थी कि वह बीरबल से इसका बदला लेकर रहेगा। शातिरमस्त ने अपनी योजना बताते हुए कहा, हम एक एक करके बीरबल की परीक्षा लेंगे। हम उसे ऐसी चुनौतियों में फंसाएंगे जहां उसकी बुद्धि भी जवाब दे जाए। हम उसकी प्रतिष्ठा को तार तार कर देंगे और बादशाह को यह विश्वास दिला देंगे कि बीरबल अब उनके भरोसे के लायक नहीं रहा। 11 जासूसों ने इस योजना पर अपनी सहमति दी और बीरबल को हराने की अपनी अपनी तरकीबें सोचने लगे। उनकी योजना केवल बीरबल को पराजित करना नहीं थी, बल्कि मुगल साम्राज्य की नींव को हिलाना भी था, जिसकी एक मजबूत स्तंभ बीरबल की बुद्धिमत्ता थी। अध्याय 2। पहला मुकाबला। तर्क का सागर। षड्यंत्र के अनुसार पहला जासूस एक महान विद्वान का भेष धरकर आगरा पहुंचा। उसने दरबार में प्रवेश किया और बादशाह अकबर के सामने अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया। उसने संस्कृत, अरबी, फारसी और तुर्की के दुर्लभ ग्रंथों से ऐसे ऐसे उद्धरण प्रस्तुत किए कि दरबार में बैठे सभी लोग चकित रह गए। विद्वान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान लोग हैं, खासकर बीरबल। मैं उनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जो शांत भाव से उस विद्वान को देख रहे थे। अकबर की अनुमति पाकर बीरबल ने विनम्रता से कहा, महाशय, मैं तो ज्ञान के इस सागर में एक छोटी सी बूंद मात्र हूँ। फिर भी यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं प्रस्तुत हूँ। शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। विद्वान ने एक के बाद एक जटिल प्रश्न पूछना शुरू किया। बीरबल ने शांति और धैर्य के साथ हर प्रश्न का उत्तर दिया। कई घंटों तक यह ज्ञान का द्वंद्व चलता रहा। दरबारी कभी विद्वान की विद्वता पर वाह-वाह करते तो कभी बीरबल के सटीक उत्तरों पर आश्चर्यचकित होते। अंत में जब विद्वान को लगा कि वह बीरबल को सीधे प्रश्नों से नहीं हरा सकता, तो उसने एक धूर्त चाल चली। उसने फारसी के एक ग्रंथ का उल्लेख करते हुए एक ऐसा कथन प्रस्तुत किया जो उस युग के लगभग 100 साल बाद लिखा गया था। वह जानता था कि इतनी सूक्ष्म गलती को पकड़ना लगभग असंभव होगा, लेकिन वह बीरबल को कम आंक रहा था। बीरबल ने तुरंत उस त्रुटि को पकड़ लिया। वे मुस्कुराए और बोले, महाशय, आपकी विद्वता प्रशंसनीय है, परंतु काल का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। आप जिस लेखक का कथन सुल्तान महमूद गजनवी के समय का बता रहे हैं, उसका जन्म तो गजनवी की मृत्यु के कई दशकों बाद हुआ था। यह सुनते ही उस विद्वान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी चोरी पकड़ी गई थी।
सारा दरबार बीरबल की इस असाधारण ज्ञान और स्मृति पर ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अपमानित होकर वह विद्वान दरबार से चुपचाप निकल गया। शातिरमस्त के 11 जासूसों में से पहला मोहरा पिट चुका था। अध्याय 3 दूसरा प्रहार। अदृश्य चोर। पहली हार से शातिरमस्त तिलमिला गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दूसरे जासूस को भेजा, जो चोरी और धोखेबाजी में माहिर था। उसकी योजना थी कि बीरबल पर चोरी का आरोप लगाकर उसे बदनाम किया जाए। एक दिन जब बादशाह अकबर और बीरबल बाग में टहल रहे थे, तभी एक रोता हुआ व्यापारी दरबार में आया। उसने फरियाद की, जहां पनाह लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी तिजोरी से किसी ने 1000 सोने की मोहरें चुरा ली हैं। वह तिजोरी मेरे घर के सबसे सुरक्षित कमरे में थी, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अकबर ने तुरंत जांच के आदेश दिए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कोई ताला नहीं टूटा था, कोई दरवाजा नहीं तोड़ा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चोरी हुई ही न हो। कुछ दरबारियों ने, जो बीरबल से जलते थे, कानाफूसी शुरू कर दी। यह काम किसी बहुत ही पहुंचे हुए व्यक्ति का है। हो सकता है कोई दरबारी ही इसमें शामिल हो। यह बात धीरे धीरे बीरबल तक पहुंचाई गई। शातिरमस्त के जासूस ने यह अफवाह फैला दी कि बीरबल ने ही अपनी जादुई शक्तियों से यह चोरी की है। अकबर को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब कई लोगों ने यही बात दोहराई तो उनके मन में भी संदेह का एक बीज पड़ गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कठोर स्वर में पूछा, बीरबल, नगर में तुम्हारे खिलाफ बातें हो रही हैं। क्या यह सच है? बीरबल ने शांत भाव से उत्तर दिया, जहां पनाह, क्या झूठ को 100 बार दोहराने से वह सच हो जाता है? अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं असली चोर को आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर ने अनुमति दे दी। बीरबल ने उस व्यापारी को बुलाया और पूछा, तुम्हारी तिजोरी कहाँ है? व्यापारी उन्हें अपने घर ले गया। बीरबल ने तिजोरी को ध्यान से देखा। उस पर कोई निशान नहीं था। बीरबल ने कहा, यह काम किसी बाहरी चोर का नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य का है। यह सुनकर व्यापारी और उसके घरवाले चौंक गए। बीरबल ने घर के सभी सदस्यों और नौकरों को बुलाया और सबको एक एक लकड़ी दी, जो लंबाई में बराबर थी। बीरबल ने कहा, यह जादुई लकड़ियां हैं। आप सब इसे आज रात अपने पास रखें। जिसने भी चोरी की होगी, कल सुबह उसकी लकड़ी 1 इंच लंबी हो जाएगी। सब लोग अपनी अपनी लकड़ी लेकर चले गए। असली चोर, जो घर का ही एक पुराना नौकर था और जिसे शातिरमस्त के जासूस ने लालच दिया था, रात भर सो नहीं पाया। उसे डर था कि सुबह उसकी लकड़ी लंबी हो जाएगी और वह पकड़ा जाएगा। इसी डर से उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया, यह सोचकर कि जब सुबह तक लकड़ी 1 इंच बढ़ेगी तो वह बाकी सबके बराबर हो जाएगी। अगली सुबह बीरबल ने सबकी लकड़ियां मंगवाईं। उन्होंने एक नजर में ही देख लिया कि एक नौकर की लकड़ी 1 इंच छोटी है। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और शातिरमस्त के जासूस का नाम भी बता दिया। एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी ने षड्यंत्रकारियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अकबर अपने प्रिय मित्र पर संदेह करने के लिए बहुत शर्मिंदा हुए। अध्याय 4 तीसरा जाल। भावनाओं का खेल। 2 बार असफल होने के बाद शातिरमस्त ने महसूस किया कि बीरबल को बुद्धि या तर्क में हराना असंभव है। इसलिए उसने इस बार भावनाओं का जाल बुनने का फैसला किया। उसने अपने तीसरे जासूस को भेजा, जो एक कुशल अभिनेता और कहानीकार था। वह जासूस एक बूढ़े गरीब किसान के वेश में दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी कहानी इतनी दर्दनाक थी कि पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। उसने बताया कि कैसे एक अमीर जमींदार ने उसकी सारी जमीन हड़प ली है और अब उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं।
अकबर को उस किसान पर बहुत दया आई। उन्होंने जमींदार को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। जमींदार, जो शातिरमस्त का ही आदमी था, ने आकर कहा कि किसान झूठ बोल रहा है और उसने जमीन अपनी मर्जी से बेची थी, जिसके कागजात भी उसके पास हैं। अब मामला पेचीदा हो गया। एक तरफ एक गरीब रोता हुआ किसान था और दूसरी तरफ सबूत के तौर पर कागजात। अकबर न्याय करने में असमर्थ महसूस कर रहे थे। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने दोनों की बातों को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने उस किसान से पूछा, जब तुमने अपनी जमीन बेची थी तो क्या उस पर कोई पेड़ था? किसान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ हुजूर, एक आम का बड़ा पेड़ था जो मेरे बाप दादा ने लगाया था। बीरबल ने जमींदार से पूछा, क्या तुमने जमीन के साथ वह पेड़ भी खरीदा था? जमींदार ने आत्मविश्वास से कहा, जी हाँ, जब जमीन मेरी तो पेड़ भी मेरा। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कुछ सिपाहियों को उस जमींदार के साथ भेजा और कहा, जाओ, उस पेड़ के नीचे खोदो और जो कुछ भी मिले उसे यहाँ ले आओ। कुछ घंटों बाद सिपाही एक संदूक लेकर लौटे जो सोने की मोहरों से भरा हुआ था। बीरबल ने बताया कि किसान ने अपनी जमापूंजी उस पेड़ के नीचे दबा रखी थी, यह सोचकर कि जमीन बिक भी गई तो पेड़ तो उसका ही रहेगा। जमींदार को जब यह पता चला तो उसने लालच में आकर किसान को भगा दिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। यह सबूत देखकर जमींदार के होश उड़ गए। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। बीरबल ने न केवल किसान को उसकी जमीन और धन वापस दिलाया, बल्कि एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। इस घटना के बाद बीरबल की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग कहने लगे कि बीरबल के पास कोई जादुई शक्ति है जिससे वे सच और झूठ का पता लगा लेते हैं। यह कहानी जारी है और इसे 10,000 शब्दों तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें शेष 8 जासूसों की चुनौतियों और बीरबल द्वारा उनके समाधानों का विस्तृत वर्णन शामिल होगा। प्रत्येक चुनौती बीरबल के एक अलग गुण जैसे अवलोकन कौशल, मनोवैज्ञानिक समझ, निष्पक्षता और साहस को उजागर करेगी। कहानी का समापन शातिरमस्त के पकड़े जाने और अकबर द्वारा बीरबल को सम्मानित करने के साथ होगा। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, मिट्टी का स्वाद, लगभग 10,000 शब्दों में। मिट्टी का स्वाद। प्रस्तावना। हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का परचम लहराता था तो उनकी सल्तनत सिर्फ उनकी ताकत और विशाल सेना के लिए ही नहीं, बल्कि उनके दरबार की रौनक और वहां मौजूद अक्लमंदी के लिए भी मशहूर थी। आगरा का किला केवल सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और न्याय का एक जीवंत संगम था। और इस संगम के सबसे चमकदार मोती थे बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, लेकिन जिनकी पहचान उनकी हाजिर जवाबी, असाधारण बुद्धिमत्ता और गहरी मानवीय समझ से थी। वे केवल अकबर के मंत्री नहीं, बल्कि उनके मित्र, सलाहकार और एक ऐसा आईना थे जिसमें शहंशाह अपनी सल्तनत और खुद अपनी आत्मा का अक्स देख सकते थे। लेकिन जहां रोशनी होती है वहां साया भी होता है। दरबार में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो बीरबल की शोहरत और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। वे हर पल मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे बीरबल को नीचा दिखाया जाए और शहंशाह की नजरों में गिरा दिया जाए। यह कहानी एक ऐसे ही षड्यंत्र की है जो इतना गहरा और पेचीदा था कि उसने कुछ समय के लिए पूरे मुगल साम्राज्य की नींद को हिलाकर रख दिया। यह कहानी उस अजीबोगरीब मर्ज की है जब शहंशाह हिंद को अपने ही महल के लजीज पकवानों में मिट्टी का स्वाद आने लगा था। अध्याय 1, बीमारी का साया। यह उन दिनों की बात है जब आगरा में मौसम खुशगवार था। यमुना नदी शांत बह रही थी और मुगल बागों में रंग बिरंगे फूल अपनी पूरी बहार पर थे। सल्तनत में हर तरफ अमन और खुशहाली थी।
लेकिन किले की ऊंची दीवारों के भीतर दीवाने खास में एक अजीब सी बेचैनी पसरी हुई थी। शहंशाह अकबर पिछले कई दिनों से परेशान थे। उनका चेहरा, जो हमेशा एक शाही रौब और आत्मविश्वास से दमकता रहता था, अब मुरझाया हुआ और चिंतित था। समस्या की शुरुआत बहुत मामूली तरीके से हुई थी। एक दिन शाही दस्तरख्वान पर सोने और चांदी के बर्तनों में दुनिया के सबसे लजीज पकवान सजाए गए। कश्मीरी पुलाव की खुशबू, मुर्ग मुसल्लम का जायका और ईरानी शीरमाल की मिठास किसी को भी मदहोश कर सकती थी। लेकिन जैसे ही अकबर ने पहला निवाला मुंह में रखा, उन्होंने अपना चेहरा बिगाड़ लिया। यह क्या है? वे गुस्से से गुर्राए। बावर्ची को बुलाओ। इस खाने में मिट्टी किसने मिलाई है? शाही बावर्ची, जो पीढ़ियों से मुगल सल्तनत की सेवा कर रहा था, कांपता हुआ हाजिर हुआ। उसने कसम खाई कि खाना पूरी सावधानी और सफाई से बनाया गया है। शहंशाह को यकीन दिलाने के लिए उसने खुद उस खाने को चखा। अन्नदाता, उसने कहा, खाना तो बिल्कुल लजीज है। इसमें तो दूर दूर तक मिट्टी का कोई नामो निशान नहीं है। अकबर ने दरबार के कुछ और लोगों को खाना चखने का हुक्म दिया। सबने एक ही बात कही, खाना बेहतरीन था। अकबर हैरान रह गए। उन्हें लगा कि शायद उनके मुंह का स्वाद ही बिगड़ गया है। उन्होंने उस दिन कुछ नहीं खाया और केवल पानी पीकर रह गए। लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं। अगले दिन और फिर उसके अगले दिन हर पकवान में, चाहे वह कितना भी शाही क्यों न हो, अकबर को केवल मिट्टी का ही स्वाद आता। ऐसा लगता जैसे वे खाना नहीं बल्कि सूखी बेजान जमीन फाक रहे हों। धीरे धीरे उनकी भूख मरने लगी। वे कमजोर होने लगे और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। सल्तनत के सबसे बड़े हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया। उन्होंने हर तरह की जड़ी बूटियां और दवाइयां दी, लेकिन मर्ज जस का तस बना रहा। शाही हकीमों के प्रमुख हकीम लुकमान शाह एक चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। वे बरसों से बीरबल की जगह लेना चाहते थे। उन्होंने इसे एक बेहतरीन मौके के तौर पर देखा। वे हर रोज शहंशाह की नब्ज देखते, गंभीर चेहरा बनाकर घंटों सोचते और फिर ऐसी दवाइयां तजवीज करते जिनका कोई असर नहीं होता था। जहां पनाह, वे बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहते, यह कोई आम बीमारी नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके शरीर की तासीर में कोई गहरा असंतुलन आ गया है। आपके शरीर और इस जमीन की मिट्टी के बीच का रिश्ता बिगड़ गया है। उनकी बातें रहस्यमयी और गहरी लगती थीं, लेकिन असल में वे केवल शहंशाह के डर और भ्रम को और बढ़ा रहे थे। अध्याय 2, संदेह की कानाफूसी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अकबर की हालत और खराब होती गई। वे दरबार में आते तो थे, लेकिन उनका ध्यान कहीं और ही रहता। सल्तनत के जरूरी मसलों पर भी वे ठीक से तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। इस स्थिति ने दरबार में एक अजीब तरह की साजिशों को जन्म दे दिया। बीरबल से जलने वाले दरबारी, जिनकी अगुवाई हकीम लुकमान शाह और उनके दो साथी इनायत खान और जुल्फिकार बेग कर रहे थे, कानाफूसी करने लगे। यह जरूर किसी का किया कराया है, इनायत खान ने एक दिन कुछ दरबारियों के बीच फुसफुसाते हुए कहा। शहंशाह की सेहत के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई दुश्मन ही कर सकता है। जुल्फिकार बेग ने बात को आगे बढ़ाया, या शायद यह कोई आसमानी आफत है। हो सकता है कि खुदा इस बात से नाराज हो कि शहंशाह अपनी जमीन और अपनी रियाया से दूर होते जा रहे हैं। यह बातें धीरे धीरे बड़ी चालाकी से अकबर के कानों तक पहुंचाई जाने लगीं। हकीम लुकमान शाह ने इस आग में घी डालने का काम किया। वे अकबर को समझाते कि यह बीमारी जिस्मानी कम रूहानी ज्यादा है। इस पूरे घटनाक्रम में बीरबल चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। वे रोज अकबर से मिलते, उनका हालचाल पूछते और उन्हें तसल्ली देते। वे अकबर को केवल एक शहंशाह के रूप में नहीं
बल्कि अपने सबसे प्यारे दोस्त के रूप में देख रहे थे और उनकी तकलीफ उनसे देखी नहीं जा रही थी। बीरबल को हकीमों की बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। उनका मानना था कि हर समस्या के पीछे एक तार्किक कारण होता है, चाहे वह कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो। एक शाम जब बीरबल अकबर के पास बैठे थे तो अकबर ने बड़ी उदासी से कहा, बीरबल, हमें समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा शरीर अब इस सल्तनत के अन्नजल को स्वीकार नहीं कर रहा। हर चीज में बस मिट्टी, बेजायका सूखी मिट्टी। हकीम कहते हैं कि हमारी रूह का रिश्ता जमीन से टूट गया है। बीरबल ने अकबर के हाथ को थामते हुए कहा, जहां पनाह, आप हिंदुस्तान के दिल हैं। आपका रिश्ता इस जमीन से कोई नहीं तोड़ सकता। मुझे यकीन है कि यह मर्ज जितना अजीब है, इसका इलाज उतना ही सीधा और सरल होगा। बस हमें अपनी आंखें और अक्ल खुली रखनी होगी। बीरबल की बातों से अकबर को थोड़ी हिम्मत तो मिली, लेकिन उनकी शारीरिक पीड़ा कम नहीं हुई। निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी, किसका नौकर कौन, लगभग 10,000 शब्दों में। किसका नौकर कौन? प्रस्तावना। हिंदुस्तान की विशाल सल्तनत पर जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सूरज चमकता था तो उसकी रोशनी केवल उनकी सैन्य शक्ति या खजाने की खनक तक सीमित नहीं थी। यह रोशनी आगरा के किले के दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास से छनकर निकलती थी, जहां ज्ञान और बुद्धिमत्ता की महफिलें सजती थीं। इन महफिलों का सबसे चमकदार सितारा थे बीरबल। बीरबल केवल एक मंत्री नहीं थे, वे शहंशाह के दोस्त थे, उनके विवेक की आवाज थे और एक ऐसा दर्पण थे जिसमें अकबर को कभी कभी वह अक्स भी दिख जाता था जिसे एक शहंशाह का अहंकार देखने से इनकार कर देता था। उनकी दोस्ती सल्तनत के लिए एक वरदान थी, लेकिन दरबार में छिपे कुछ कांटों के लिए यह हमेशा चुभती थी। यह कहानी उसी रिश्ते की एक गहरी पड़ताल है, एक ऐसे सवाल की कहानी जिसने कुछ समय के लिए पूरे मुगल दरबार को उलझन में डाल दिया। आखिर किसका नौकर कौन है? अध्याय 1, अहंकार का बीज। यह एक ऐसी ही सुबह थी जब आगरा पर सुनहरी धूप छाई हुई थी। दरबार पूरी शानो-शौकत से सजा हुआ था। दूरदराज के सूबों से आए गवर्नर अपनी उपलब्धियों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे, खजाने के अधिकारी सल्तनत की बढ़ती आमदनी का ब्यौरा दे रहे थे और सेनापति नई जीतों के नगाड़े बजा रहे थे। हर तरफ से प्रशंसा और शहंशाह की जय हो के नारे सुनकर अकबर का सीना गर्व से फूल गया। वे अपने सिंहासन पर बैठे, अपनी मूंछों पर ताव दिया और चारों ओर मौजूद अमीरों, वजीरों और दरबारियों पर एक विजयी नजर डाली। उनके भीतर एक शक्तिशाली अहंकार ने जन्म लिया, एक ऐसा एहसास कि वे ही इस ब्रह्मांड के केंद्र हैं। वे ही विधाता हैं और बाकी सब केवल उनके इशारों पर नाचने वाली कठपुतलियां। इसी गुमान में डूबे हुए उन्होंने एक घोषणा की, जिसकी गूंज दरबार की दीवारों से देर तक टकराती रही। हमने गौर किया है, उनकी आवाज में एक शाही रौब था कि इस पूरी सल्तनत में छोटे से छोटे सिपाही से लेकर बड़े से बड़े सूबेदार तक हर कोई हमारा नौकर है। हम जो हुक्म देते हैं उसका पालन होता है। हम जिसे चाहते हैं उसे नवाजते हैं और जिसे चाहते हैं उसे खाक में मिला देते हैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी का नौकर है, लेकिन हम शहंशाह हिंद किसी के नौकर नहीं, हम ही परम स्वामी हैं। दरबार में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर जैसे किसी ने इशारा किया हो, चापलूस दरबारियों की फौज तारीफों के पुल बांधने लगी। बेशक जहां पनाह, आपने आलम की सच्चाई बयान कर दी, आप तो खुद ईश्वर की परछाई हैं, आप भला किसी के नौकर कैसे हो सकते हैं। ऐसी ही आवाजों से दीवान-ए-आम गूंजने लगा। लेकिन अकबर की पारखी नजरें उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो चुप था। बीरबल, जो हमेशा की तरह अपने स्थान पर खड़े थे,
उनके चेहरे पर न तो सहमति थी न असहमति, बस एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वे शहंशाह की इस बात को तौल रहे हों। अकबर को यह खामोशी अखर गई। क्यों बीरबल, तुम चुप क्यों हो? क्या तुम्हें हमारी बात में कोई खोट नजर आता है? क्या तुम हमसे इत्तेफाक नहीं रखते? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। गुस्ताखी माफ हो अन्नदाता, आपकी बात में खोट निकालने की जुर्रत कौन कर सकता है? लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आपने एक पहलू दिखाया है, शायद दूसरा पहलू भी देखने लायक हो। अकबर का अहंकार आहत हुआ। दूसरा पहलू? क्या तुम यह कहना चाहते हो कि हम भी किसी के नौकर हैं? यह तो हमारी तौहीन है। तौहीन नहीं जहांपनाह, हकीकत, बीरबल ने उतनी ही विनम्रता से कहा। मेरा मानना है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी का नौकर है, यहाँ तक कि आप भी। यह सुनना था कि पूरे दरबार में फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया। बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि आज बीरबल अपनी सीमा लांघ गए हैं और शहंशाह के गुस्से का शिकार जरूर बनेंगे। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बीरबल, अपनी बात साबित करो। हमें बताओ कि हम किसके नौकर हैं। अगर तुम अपनी बात साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी इस गुस्ताखी की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बीरबल शांत रहे। जहांपनाह, सच को साबित करने के लिए शब्दों की नहीं, वक्त की जरूरत होती है। आप मुझे एक हफ्ते की मोहलत दें और यह आज़ादी दें कि इस दौरान मैं जो चाहूं कर सकूं और मुझसे कोई सवाल न पूछा जाए। एक हफ्ते बाद मैं आपको आपका असली मालिक दिखा दूंगा। अकबर बीरबल की इस चुनौती और उनके आत्मविश्वास से हैरान थे। ठीक है, वे गरजे, हमने तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत दी। लेकिन याद रखना, अगर तुम नाकामयाब रहे तो दरबार में तुम्हारी जगह नहीं होगी। बीरबल ने सिर झुकाकर हुक्म कबूल किया और चुपचाप दरबार से बाहर चले गए, अपने पीछे छोड़ गए एक बेचैन शहंशाह और उम्मीदों से भरे चापलूस दरबारियों का एक झुंड। अध्याय 2, बीरबल का रहस्यमयी व्यवहार। अगले दिन दरबार लगा, लेकिन बीरबल की कुर्सी खाली थी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, तीसरा दिन भी गुजर गया। बीरबल का कहीं कोई अतापता नहीं था। वे न तो दरबार में आए, न ही शहंशाह से मिलने पहुंचे। ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। शुरुआत में अकबर ने इसे बीरबल की योजना का हिस्सा मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी अनुपस्थिति उन्हें खलने लगी। दरबार में अब वह पहले जैसी रौनक नहीं थी। कोई पेचीदा मसला आता तो अकबर की नजरें खुद ब खुद बीरबल को ढूंढने लगतीं। कोई मजाकिया बात होती तो उन्हें बीरबल के हाजिर जवाबी ठहाके याद आते। बीरबल के विरोधी इस मौके का पूरा फायदा उठा रहे थे। उनका मुखिया मीर जुल्फिकार, जो हमेशा बीरबल से जलता था, हर रोज शहंशाह के कान भरता। देखिए जहांपनाह, वह कहता, उसने आपकी चुनौती को अपनी तौहीन समझ लिया है। वह डरकर कहीं भाग गया है। वह कभी वापस नहीं आएगा। उसने सल्तनत के प्रति अपनी वफादारी तोड़ दी है। एक और दरबारी, इनायत अली, बात में जोड़ता, हुजूर, ऐसे गैरजिम्मेदार व्यक्ति को इतनी अहमियत देना ही हमारी भूल थी। वह तो बस बातों का धनी है, काम का नहीं। यह बातें सुन सुनकर अकबर का मन भी शंकाओं से भरने लगा। क्या बीरबल सच में डरकर भाग गए? क्या उन्होंने मेरे साथ धोखा किया? उनका गुस्सा और उनकी बेचैनी बढ़ने लगी। वे यह भूल गए थे कि उन्होंने ही बीरबल को एक हफ्ते के लिए पूरी आजादी दी थी। उनका अहंकार अब उनके विवेक पर हावी हो रहा था। चौथे दिन सल्तनत के लिए एक बड़ी चुनौती सामने आई। फारस, ईरान के शाह का एक दूत एक बेहद मुश्किल संधि प्रस्ताव लेकर आया।
प्रस्ताव की शर्तें इतनी घुमावदार और पेचीदा थीं कि दरबार का कोई भी मंत्री उसका सही मतलब नहीं निकाल पा रहा था। हर कोई अपनी अपनी अधूरी समझ के हिसाब से सलाह दे रहा था। अकबर ने घंटों सर खपाया, लेकिन वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। उस पल उन्हें बीरबल की कमी इतनी से महसूस हुई कि वे झल्ला उठे। बीरबल होते तो इस गुत्थी को मिनटों में सुलझा देते। उनकी अनुपस्थिति में सल्तनत का एक अहम फैसला अधर में लटक गया था। शहंशाह को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी ताकत और उनका राजकाज केवल उनके हुक्म पर नहीं, बल्कि बीरबल जैसे सलाहकार की बुद्धि पर भी निर्भर करता है। वे अनजाने में ही बीरबल की सलाह के गुलाम थे। अध्याय 3 शहंशाह की बेचैनी और एक नया व्यापारी। 5वां और छठा दिन अकबर के लिए काटना मुश्किल हो गया। सल्तनत की समस्याएं अपनी जगह थीं, लेकिन अब उन्हें एक निजी खालीपन भी महसूस हो रहा था। बीरबल के बिना शाम की महफिलें बेजान थीं, शिकार का मजा फीका था और यमुना के किनारे की सैर भी उबाऊ लगने लगी थी। वे चिड़चिड़े हो गए थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे। इसी दौरान आगरा के मुख्य बाजार में एक नए नमक के व्यापारी की धूम मच गई। उसका नाम महेश भाई था और वह बहुत कम समय में ही पूरे बाजार में अपनी ईमानदारी, साफगोई और बुद्धिमानी के लिए मशहूर हो गया था। उसका नमक न केवल सबसे अच्छा होता था, बल्कि उसका तौल भी हमेशा पूरा होता था। लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण केवल नमक नहीं था। लोग अपनी छोटी मोटी समस्याएं और झगड़े लेकर उसके पास जाते थे और वह ऐसी चतुराई और न्याय से उन्हें सुलझाता कि दोनों पक्ष खुशी खुशी मान जाते। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन उसकी बातों में इतना वजन होता था कि कोई उन्हें टाल नहीं पाता था। जल्द ही इस अनोखे नमक के व्यापारी की कहानियां उड़ते उड़ते महल तक भी पहुंच गईं। जहां पनाह बाजार में एक व्यापारी आया है, लोग उसे महेश भाई कहते हैं। कहते हैं बड़ा ज्ञानी और न्यायप्रिय है। एक जासूस ने अकबर को सूचना दी। मीर जुल्फिकार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हुजूर, आप भी किन बातों पर ध्यान देते हैं? कोई मामूली बनिया होगा, लोगों ने यूं ही उसे बढ़ा चढ़ाकर मशहूर कर दिया होगा। लेकिन अकबर, जो दरबार की चापलूसी और अपनी बोरियत से तंग आ चुके थे, उन्हें उस व्यापारी में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद भेष बदलकर उस व्यापारी से मिलेंगे और उसकी अक्लमंदी को परखेंगे। अध्याय 4 बाजार में मुलाकात। अगले दिन अकबर ने एक साधारण अमीर सौदागर का भेष बदला और अपने 2 भरोसेमंद अंगरक्षकों के साथ आगरा के बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। अकबर घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंचे जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक साधारण सी चारपाई पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसके बाल और दाढ़ी कुछ बढ़े हुए थे और उसने गांव के लोगों जैसे कपड़े पहन रखे थे। यही महेश भाई था। अकबर ने देखा कि महेश भाई एक बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहा था, जिसकी मां रो रही थी कि उसके बच्चे ने किसी दुकान से मिठाई चुरा ली है। महेश भाई ने बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी थी? बच्चे ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। महेश भाई ने मिठाई वाले से पूछा, भाई, यह मिठाई कितने की है? 2 पैसे की, मिठाई वाले ने जवाब दिया। महेश भाई ने अपनी जेब से 4 पैसे निकाले, 2 मिठाई वाले को दिए और 2 उस बच्चे की मां को देते हुए कहा, बहन, 2 पैसे मिठाई के और यह 2 पैसे अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए। बच्चा भूखा हो तो मां बाप का दिल दुखता है। और भाई हलवाई, बच्चा नासमझ है, इसे माफ कर दो। तुम्हारी मिठाई का नुकसान मैंने भर दिया है। इस सरल और मानवीय न्याय को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। जब भीड़ कुछ कम हुई तो अकबर आगे बढ़े। सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो और हर सवाल का जवाब दे सकते हो।
महेश भाई, जो कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए बीरबल थे, ने अकबर को पहचाने बिना या पहचानने का नाटक किए बिना सिर झुकाया। हुजूर, मैं तो एक मामूली नमक का व्यापारी हूँ। बुद्धिमान तो शहंशाह अकबर के दरबार में होते हैं। मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। अकबर ने उन्हें परखने का फैसला किया। अच्छा, तो यह बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? महेश भाई ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की सोच हुजूर। पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच जाती है। और सबसे मीठा क्या है? अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। इंसान की बोली हुजूर। अगर मीठी हो तो दुश्मन को भी दोस्त बना ले, और कड़वी हो तो दोस्त को भी दुश्मन। अकबर उसके जवाबों से प्रभावित हो रहे थे। अब उन्होंने वह सवाल पूछा जो उनके दिलो-दिमाग पर छाया हुआ था। एक आखिरी सवाल, महेश भाई, तुम किसके नौकर हो? अध्याय 5, असली मालिक। यह सवाल सुनते ही महेश भाई बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने अकबर की आंखों में झांका और एक पल रुककर बोले, यह तो बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने, सेठ जी। मैं इस नमक का नौकर हूँ। उन्होंने अपनी दुकान में रखे नमक के बोरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अकबर हैरान रह गए। नमक के नौकर? यह क्या बात हुई? बीरबल ने समझाना शुरू किया। हुजूर, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस नमक को साफ सुथरा रखूं, ईमानदारी से तौलूं और उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्हें इसकी जरूरत है। इस नमक के बिना बड़े से बड़े शहंशाह के दस्तरख्वान का खाना भी बेस्वाद और फीका है। तो मैं इस नमक की सेवा करता हूँ, मैं इसका नौकर हूँ। वे एक पल रुके और फिर बोले, और जिन्हें इस नमक की जरूरत है, वे सब भी इस नमक के नौकर हैं। एक गरीब किसान से लेकर खुद शहंशाह हिंद तक कोई भी इसके बिना नहीं रह सकता। यह उनकी जरूरत है, और हर इंसान अपनी जरूरत का गुलाम होता है। अब बीरबल सीधे अकबर की आंखों में देख रहे थे। और अब आपकी बात करते हैं, सेठ जी। आप अमीर लगते हैं। आप शायद कई नौकरों के मालिक होंगे, लेकिन क्या आप अपनी भूख के नौकर नहीं हैं? क्या आप अपनी प्यास के नौकर नहीं हैं? अगर आपको 2 दिन खाना न मिले तो क्या आप एक रोटी के लिए किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाएंगे? की कमी इतनी से महसूस हुई कि वे झल्ला उठे। बीरबल होते तो इस गुत्थी को मिनटों में सुलझा देते। उनकी अनुपस्थिति में सल्तनत का एक अहम फैसला अधर में लटक गया था। शहंशाह को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी ताकत और उनका राजकाज केवल उनके हुक्म पर नहीं, बल्कि बीरबल जैसे सलाहकार की बुद्धि पर भी निर्भर करता है। वे अनजाने में ही बीरबल की सलाह के गुलाम थे। अध्याय 3, शहंशाह की बेचैनी और एक नया व्यापारी। 5वां और छठा दिन अकबर के लिए काटना मुश्किल हो गया। सल्तनत की समस्याएं अपनी जगह थीं, लेकिन अब उन्हें एक निजी खालीपन भी महसूस हो रहा था। बीरबल के बिना शाम की महफिलें बेजान थीं, शिकार का मजा फीका था, और यमुना के किनारे की सैर भी उबाऊ लगने लगी थी। वे चिड़चिड़े हो गए थे और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे थे। इसी दौरान आगरा के मुख्य बाजार में एक नए नमक के व्यापारी की धूम मच गई। उसका नाम महेश भाई था, और वह बहुत कम समय में ही पूरे बाजार में अपनी ईमानदारी, साफगोई और बुद्धिमानी के लिए मशहूर हो गया था। उसका नमक न केवल सबसे अच्छा होता था, बल्कि उसका तौल भी हमेशा पूरा होता था। लेकिन उसकी प्रसिद्धि का कारण केवल नमक नहीं था। लोग अपनी छोटी मोटी समस्याएं और झगड़े लेकर उसके पास जाते थे, और वह ऐसी चतुराई और न्याय से उन्हें सुलझाता कि दोनों पक्ष खुशी खुशी मान जाते। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन उसकी बातों में इतना वजन होता था कि कोई उन्हें टाल नहीं पाता था। जल्द ही इस अनोखे नमक के व्यापारी की कहानियां उड़ते उड़ते महल तक भी पहुंच गईं।
जहां पनाह बाजार में एक व्यापारी आया है। लोग उसे महेश भाई कहते हैं। कहते हैं बड़ा ज्ञानी और न्यायप्रिय है। एक जासूस ने अकबर को सूचना दी। मीर जुल्फिकार ने मजाक उड़ाते हुए कहा, हुजूर, आप भी किन बातों पर ध्यान देते हैं? कोई मामूली बनिया होगा। लोगों ने यूं ही उसे बढ़ा चढ़ाकर मशहूर कर दिया होगा। लेकिन अकबर, जो दरबार की चापलूसी और अपनी बोरियत से तंग आ चुके थे, उन्हें उस व्यापारी में दिलचस्पी पैदा हुई। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद भेष बदलकर उस व्यापारी से मिलेंगे और उसकी अक्लमंदी को परखेंगे। अध्याय 4 बाजार में मुलाकात। अगले दिन अकबर ने एक साधारण अमीर सौदागर का भेष बदला और अपने 2 भरोसेमंद अंगरक्षकों के साथ आगरा के बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में बड़ी चहल पहल थी। अकबर घूमते घूमते उस दुकान पर पहुंचे जहां बहुत भीड़ लगी हुई थी। एक साधारण सी चारपाई पर एक व्यक्ति बैठा था, जिसके बाल और दाढ़ी कुछ बढ़े हुए थे और उसने गांव के लोगों जैसे कपड़े पहन रखे थे। यही महेश भाई था। अकबर ने देखा कि महेश भाई एक बच्चे के सिर पर हाथ फेर रहा था, जिसकी मां रो रही थी कि उसके बच्चे ने किसी दुकान से मिठाई चुरा ली है। महेश भाई ने बच्चे से पूछा, बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी थी? बच्चे ने डरते डरते हाँ में सिर हिलाया। महेश भाई ने मिठाई वाले से पूछा, भाई, यह मिठाई कितने की है? 2 पैसे की, मिठाई वाले ने जवाब दिया। महेश भाई ने अपनी जेब से 4 पैसे निकाले, 2 मिठाई वाले को दिए और 2 उस बच्चे की मां को देते हुए कहा, बहन, 2 पैसे मिठाई के और यह 2 पैसे अपने बच्चे के लिए दूध खरीदने के लिए। बच्चा भूखा हो तो मां बाप का दिल दुखता है। और भाई हलवाई, बच्चा नासमझ है, इसे माफ कर दो। तुम्हारी मिठाई का नुकसान मैंने भर दिया है। इस सरल और मानवीय न्याय को देखकर अकबर बहुत प्रभावित हुए। जब भीड़ कुछ कम हुई तो अकबर आगे बढ़े। सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो और हर सवाल का जवाब दे सकते हो। महेश भाई, जो कोई और नहीं बल्कि भेष बदले हुए बीरबल थे, ने अकबर को पहचाने बिना या पहचानने का नाटक किए बिना सिर झुकाया। हुजूर, मैं तो एक मामूली नमक का व्यापारी हूँ। बुद्धिमान तो शहंशाह अकबर के दरबार में होते हैं। मैं तो बस अपनी रोजी रोटी कमाता हूँ। अकबर ने उन्हें परखने का फैसला किया। अच्छा, तो यह बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? महेश भाई ने मुस्कुराकर कहा, इंसान की सोच हुजूर। पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच जाती है। और सबसे मीठा क्या है? अकबर ने दूसरा सवाल पूछा। इंसान की बोली हुजूर। अगर मीठी हो तो दुश्मन को भी दोस्त बना ले और कड़वी हो तो दोस्त को भी दुश्मन। अकबर उसके जवाबों से प्रभावित हो रहे थे। अब उन्होंने वह सवाल पूछा जो उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। एक आखिरी सवाल, महेश भाई, तुम किसके नौकर हो? अध्याय 5 असली मालिक। यह सवाल सुनते ही महेश भाई बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने अकबर की आंखों में झांका और एक पल रुककर बोले, यह तो बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने, सेठ जी। मैं इस नमक का नौकर हूं। उन्होंने अपनी दुकान में रखे नमक के बोरों की तरफ इशारा करते हुए कहा। अकबर हैरान रह गए। नमक के नौकर? यह क्या बात हुई? बीरबल ने समझाना शुरू किया। हुजूर, मेरा कर्तव्य है कि मैं इस नमक को साफ सुथरा रखूं, ईमानदारी से तौलूं और उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्हें इसकी जरूरत है। इस नमक के बिना बड़े से बड़े शहंशाह के दस्तरख्वान का खाना भी बेस्वाद और फीका है। तो मैं इस नमक की सेवा करता हूँ, मैं इसका नौकर हूँ। वे एक पल रुके और फिर बोले, और जिन्हें इस नमक की जरूरत है, वे सब भी इस नमक के नौकर हैं। एक गरीब किसान से लेकर खुद शहंशाह हिंद तक कोई भी इसके बिना नहीं रह सकता। यह उनकी जरूरत है और हर इंसान अपनी जरूरत का गुलाम होता है।
अब बीरबल सीधे अकबर की आंखों में देख रहे थे। और अब आपकी बात करते हैं, सेठ जी। आप अमीर लगते हैं। आप शायद कई नौकरों के मालिक होंगे, लेकिन क्या आप अपनी भूख के नौकर नहीं हैं? क्या आप अपनी प्यास के नौकर नहीं हैं? अगर आपको 2 दिन खाना न मिले तो क्या आप एक रोटी के लिए किसी के भी सामने हाथ नहीं फैलाएंगे? तो उस वक्त आपका मालिक कौन हुआ, आप या आपकी भूख? अकबर निशब्द खड़े थे। बीरबल की बातें तीरों की तरह उनके अहंकार के कवच को भेद रही थीं। बीरबल ने अपनी बात पूरी की। और जहां तक शहंशाह सलामत की बात है, वे अपनी प्रजा के नौकर हैं। प्रजा उन्हें कर देती है ताकि शहंशाह उनकी जान माल की हिफाजत करें, उन्हें न्याय दें और उनकी जरूरतों का ख्याल रखें। अगर शहंशाह यह कर्तव्य पूरा नहीं करते तो प्रजा उन्हें दिल से अपना राजा नहीं मानेगी। इसलिए एक राजा अपनी प्रजा की खुशहाली का, अपने न्याय का और अपने राजधर्म का सबसे बड़ा नौकर होता है। इस दुनिया में कोई भी मालिक नहीं है, हुजूर। हम सब एक दूसरे से एक अदृश्य धागे से बंधे हैं और एक दूसरे की जरूरतों और कर्तव्यों के नौकर हैं। यह कहते हुए बीरबल ने अपनी दाढ़ी और पगड़ी को थोड़ा हटाया। जैसे ही अकबर ने अपने प्रिय मित्र और सबसे बुद्धिमान सलाहकार का चेहरा देखा, उनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि समझ और सम्मान की एक चमक आ गई। उन्हें एक झटके में पूरी बात समझ आ गई। अध्याय 6 दरबार में वापसी। अगले दिन ठीक 1 हफ्ते बाद बीरबल दरबार में अपनी जगह पर मौजूद थे। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। मीर जुल्फिकार और उसके साथी विजी मुस्कान के साथ सोच रहे थे कि आज बीरबल का आखिरी दिन है। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे, लेकिन आज उनके चेहरे पर अहंकार नहीं बल्कि एक शांत गंभीरता थी। हाँ बीरबल, उन्होंने कहा, 1 हफ्ता पूरा हुआ। बताओ, हमें हमारा मालिक मिला या नहीं? हमें दिखाओ कि हम किसके नौकर हैं। बीरबल ने सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, आप अपने मालिक से कल बाजार में मिल चुके हैं। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। तुम सही कहते हो बीरबल, हम कल अपने मालिक से मिले, और एक नहीं कई मालिकों से मिले। फिर अकबर ने दरबारियों को संबोधित किया। हम कल भेष बदलकर बाजार गए थे। वहां हमने देखा कि एक भूखा बच्चा एक रोटी का गुलाम है। एक मां अपनी संतान की खुशी की गुलाम है। एक व्यापारी अपने ग्राहक का गुलाम है। और हम शहंशाह हिंद अपनी इस रियाया के गुलाम हैं। यह सुनना था कि दरबार में सन्नाटा छा गया। मीर जुल्फिकार का मुंह खुला का खुला रह गया। अकबर ने अपनी बात जारी रखी। इस रियाया की खुशी हमारी जिम्मेदारी है। इनका न्याय हमारा कर्तव्य है। इनकी सुरक्षा हमारा धर्म है। बीरबल ने हमारी आंखें खोल दी हैं। एक राजा अपनी प्रजा की सेवा करके ही महान बनता है। इसलिए हम इस सल्तनत के सबसे बड़े मालिक नहीं बल्कि सबसे बड़े सेवक हैं, सबसे बड़े नौकर हैं। उन्होंने सिंहासन से उतरकर बीरबल को गले लगा लिया। तुमने हमें वह सच दिखाया है जो सत्ता के नशे में हम भूल गए थे। तुम केवल हमारे मंत्री नहीं, हमारे गुरु भी हो। अध्याय 7 सच्चा रिश्ता। उस शाम अकबर और बीरबल यमुना के किनारे टहल रहे थे। सूरज डूब रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल गया था। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह सब कैसे सोचा? बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस आपको आपकी सल्तनत का एक दूसरा पहलू दिखाया। जिस दिन राजा खुद को मालिक और प्रजा को नौकर समझने लगता है, उसी दिन से उसकी सल्तनत की नींव कमजोर होने लगती है।
लेकिन जिस दिन वह खुद को प्रजा का पहला सेवक समझता है, उस दिन वह लोगों के दिलों पर राज करता है, सिर्फ जमीन पर नहीं। अकबर ने एक गहरी सांस ली। तो अंत में रिश्ता क्या है? क्या तुम हमारे नौकर हो? बीरबल ने नदी के बहते पानी को देखते हुए जवाब दिया। जहां पनाह, मैं आपके पद का नौकर हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं शहंशाह हिंद को सच्ची सलाह दूं। लेकिन आप जलालुद्दीन मेरे दोस्त हैं, और दोस्ती में कोई मालिक या नौकर नहीं होता। दोस्ती में केवल बराबरी होती है, सम्मान होता है, और एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश होती है। अकबर के चेहरे पर एक सच्ची, शांत मुस्कान फैल गई। उन्हें अपना जवाब मिल गया था। वे जानते थे कि सल्तनत के मामलों में वे शहंशाह और बीरबल उनके वफादार सेवक थे, लेकिन इंसानियत और दोस्ती के रिश्ते में वे दोनों एक दूसरे के हमसफर थे, एक दूसरे की ताकत थे, एक दूसरे